नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीजधारी पौधों में वृक्ष स्वभाव का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वृक्ष वृक्ष से हमारा तात्पर्य है ऐसे काष्ठीय एवं बहुवर्षीय पादप जो स्वयं समर्थ हैं तथा जिसमें केवल एक मुख्य तना या स्तंभ पाया जाता है। इस प्रकार के पादपों को हम सामान्यतः वृक्ष की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक जो ये आम का ट्री है, इसके अंतर्गत एक मुख्य तना है और मुख्य तने से बाद में कई शाखाएं निकल रही है। तो इस प्रकार के पादप को हम वृक्ष श्रेणी में शामिल करते हैं। लेकिन कई उद्यान विज्ञानियों के अनुसार वह पादप जिसकी ऊंचाई 6 मीटर से अधिक हो, 6 मीटर से अधिक हो और जिसका एकमात्र मुख्य तना हो और भूमि की सतह से कुछ ऊंचाई पर तने के अंदर शाखन हो, तो इस प्रकार के पादप को वृक्ष कहते हैं। और जनरली हम जानते हैं कि क्षूप या झाड़ी में कई तने भूमि सतह से एक साथ बंच के रूप में निकलते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, एक क्षूप है, इसमें कई सारे तने हैं जो एक साथ है, जो गुच्छे के रूप में बाहर निकलते हैं। और जो झाड़ी देखते हो, झाड़ी में भी कोई ऐसा खास मुख्य अक्ष नहीं होता है, उसमें भी है जो जमीन की सतह के पास से कई सारी ब्रांचेज एक साथ में निकलती है। और वहीं वृक्ष में आप एक तना जो देख रहे हैं, उस तने के ऊपर से कई शाखाएं निकलती है और उसका फैलाव क्षूप और झाड़ी से काफी विस्तृत होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्षूप है वो शाकीय प्रकृति का होता है, जबकि झाड़ी एवं वृक्ष दोनों हैं जो काष्ठीय प्रवृत्ति के पौधे होते हैं। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि क्षूप है जो एक वृक्ष का लघु प्रतिरूप है, लेकिन झाड़ी एवं वृक्ष दोनों काष्ठीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि क्षूप में काष्ठीय प्रवृत्ति देखने को सामान्यतः नहीं मिलती है। अब हम वृक्षों की बात करते हैं तो हमें कई तरह के अन्य उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे कठहलताएं क्या वृक्ष है या नहीं है, तो कठहलताओं को वृक्ष श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। वहीं आरोही पौधे होते हैं, उन्हें भी वैज्ञानिकों द्वारा वृक्ष की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो हमें केले का पेड़ देखने को मिलता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, आपको लगता है कि पेड़ है, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसे एक पेड़ नहीं मानते हैं, क्योंकि जो केले का पादप है उसका जो तना होता है वो काष्ठीय नहीं होता है। इस तने का निर्माण काष्ठीय नहीं होता है। इस तने का निर्माण पर्णवृंतों के आधारीय भागों के संयुक्त हो जाने से होता है। वहीं जो आप ये बांस की फसल देख रहे हैं, तो अपन जनरली कहते हैं कि वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है, तो बांस भी है जो की ऊंचाई भी काफ़ी अधिक होती है, 25 मीटर है, उससे अधिक हो सकती है, और उनका चौड़ाई भी 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद इन्हें है जो वृक्ष की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो वर्तमान में हमारे चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें वृक्ष कहते हैं, इन वृक्ष स्वभाव वाले पादपों का विकास किस तरह से हुआ। हम ये मानते हैं कि विकास के क्रम में जो स्थलीय पादपों का
शुरुआत हुई है, उनका विकास हुआ है, वो हम मानते हैं कि ब्रायोफाइटा वर्ग से शुरुआत हुई है, क्योंकि सबसे पहले हमें जो स्थलीय पादपों के अंदर जो स्थलीय लक्षण देखने को मिलते हैं, उनकी अनुकूलताओं के अंदर, उनके आवास के हिसाब से वो ब्रायोफाइटा में देखने को मिलते हैं। और ब्रायोफाइटा के अंदर आप देखते हो जो पादप थैलस होता है वो जमीनी सतह से ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं होता, चिपका हुआ होता है, और इनके अंदर जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण के लिए मूलाभास पाए जाते हैं। क्योंकि पादप शरीर है और जमीन से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता है, इसलिए उन्हें कोई विशेष प्रकार के श्रवण उत्तक तंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जल को है जो कम ही ऊंचाई तक पहुंचाना होता है। इसलिए सामान्यतः अवशोषण द्वारा, यानी पादप शरीर की संपूर्ण सतह अवशोषण के रूप में कार्य करती है, जो एक पादप थैलस के लिए पर्याप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे जो फर्न होते हैं, ये भी है जो स्थलीय पादपों की शुरुआत ज़्यादातर इसी से मानते हैं, क्योंकि इनके अंदर है जो संवहन उत्तक तंत्र पाया जाता है। लेकिन अगर हम पादपों का विकास क्रम की बात करें तो ब्रायोफाइटा है, ये जनरली गीले एवं नम स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए इनके अंतर्गत संवहन उत्तक तंत्रों का विकास नहीं हो पाया। वहीं जो फर्न होते हैं इनके अंदर संवहन उत्तक तंत्र तो होता है, लेकिन फिर भी ये है जो स्थलीय पादपों की विकसित श्रेणी में अपने आप को नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर यांत्रिक उत्तक भी इतने विकसित नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य स्थलीय पादपों का जो अनुकूलता है या विकास का जो कदम है वो है बीज प्रवृत्ति का विकास, यानी इन पौधों के अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इनका जो विस्तार है, इनका प्रकीर्णन है, वो आसानी से नहीं हो पाता है, या फिर इसके साथ भौगोलिक इनका जो विस्तार है वो सीमित रह जाता है। इसलिए जो वृक्ष उपभाव का जो विकास की अपन शुरुआत करते हैं वो ब्रायोफाइटा और फर्न से आगे लेकर के हम सोचते हैं कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का विकास इन पौधों से किस प्रकार से होगा। अर्थात ये जो पौधे हैं ये निम्न विकसित है, इनके अंदर संवहन उत्तक तंत्र पूर्ण तरह से विकसित नहीं है, यांत्रिक उत्तकों का भी अभाव है, साथ ही साथ इनमें बीज निर्माण का अभाव पाया जाता है। अब हम जब बात करते हैं विकसित बीजीय पादप समूह की, तो बीजीय पादप समूह के अंतर्गत दो पौधे आते हैं, दो पादप समूह हैं। एक है आवर्त बीजीय पादप समूह और दूसरा है अनावर्त बीजीय पादप समूह, यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इन पादपों का वर्तमान में जो हमें वृक्ष रूप दिखाई पड़ता है इन पादप समूह का, उसका कारण यही है कि इन पौधों के अंदर इनका सबसे जो मजबूत पक्ष है वो है इन्होंने अपने अंतर्गत बीज प्रवृत्ति को विकसित कर लिया, साथ ही साथ इनके अंतर्गत यांत्रिक उत्तकों की विकसित प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण इनके अंदर इनका सामर्थ्य अधिक होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अर्थात स्थलीय आवास में अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने के लिए, सामर्थ्य विकसित करने के लिए इनके अंतर्गत सुविकसित अनुकूलताएं पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इन बीजधारी पादपों के अंतर्गत ऐसे कौन से स्थलीय अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके कारण ये पादप वर्तमान में वृक्ष स्वभाव के अंतर्गत विकसित होने में सक्षम रहे। पहला है सुविकसित मूल तंत्र, यानी जो अपन बीजीय पादपों की बात कर रहे हैं, भले ही वो आपके आवर्त बीजीय हो और भले ही वो आपके अनावर्त बीजीय हो, इन दोनों पादप ग्रुप के अंतर्गत जो पादप का मूल तंत्र है वो अत्यधिक विकसित होता है, जो एक संपूर्ण वृक्ष को जल एवं खनिज लवणों की आपूर्ति करने में सक्षम होता है। दूसरा है संवहन उत्तक तंत्र की उपस्थिति। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो वृक्षों के विकास के लिए वो है संवहन उत्तक तंत्र का उपस्थित होना, साथ साथ उनका सुविकसित होना, यानी संवहन उत्तक तंत्र ही संपूर्ण पादप शरीर में जल एवं खनिज लवणों का संचरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कारण जहाँ अपन ने देखा था कि ब्रायोफाइटा एंड
के अंतर्गत स्वतंत्र होती नहीं है, जो अवशोषण से काम चला देते हैं। वहीं आपने देखा होगा फर्न, जिनके अंदर स्वतंत्र होते हैं लेकिन इतने विकसित नहीं होते जितने कि इन पादपों में है। अतः इन पादपों की इतनी अधिक ऊंचाई में होते हुए भी 25 से 30 मीटर तक जमीन से ऊंचाई पर होने के बावजूद भी वहां तक भी है जो ये इनके अपने संवहन तंत्र की मजबूती के कारण जल को पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तीसरा है विकसित यांत्रिक उत्तक तंत्र, यानी इन पौधों का जो विशाल काय शरीर होता है वो भारी वजन के कारण, ठीक है, उन्हें कोई डैमेज नहीं हो, है ना, कोई किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत प्राकृतिक परिस्थिति में आंधी चक्रवात तूफान से अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए इनके अंदर यांत्रिक उत्तक पाए जाते हैं, जो कि पौधे को एक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। चौथा है एदा द्वारा द्वितीयक वृद्धि, यानी इन पादपों के अंदर जो आप वृक्षी स्वभाव देख रहे हो जो विकसित हुआ है उसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है इन पौधों के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जिसके अंतर्गत इनका जो मुख्य तना होता है वो साल दर साल अपनी चौड़ाई में वृद्धि करता रहता है, जिसके फलस्वरूप एक धीरे धीरे एक वृक्ष है जो बनता है। नेक्स्ट है कोमल उत्तकों की रक्षार्थ कोर्क एवं परित्वक उपस्थित। इन बीजीय पादपों के शरीर के अंतर्गत जो कोमल उत्तक होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए इनके अंतर्गत द्वितीयक प्रकार के उत्तक जैसे कोर्क और परित्वक आदि उपस्थित होते हैं, जो कि इनकी कोमल उत्तकों की रक्षा करते हैं। लघु बीजाणुओं का निर्माण अधिक संख्या में होता है, यानी इन पौधों के अंतर्गत जो परागकण होते हैं जिनको हम लघु बीजाणु कहते हैं का निर्माण अधिक संख्या में होता है। ये अपने आप में अनुकूलन है और ये लघु बीजाणु अर्थात परागकण अंकुरित होकर के नर युग्मकोद्भिद में विकसित होते हैं। वहीं गुरु बीजाणु धनी का रूपांतरण बीजांड में तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास भी बीजांड में ही होता है। निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है तथा इसके अंतर्गत परागकण के अंकुरण होने से जो पराग नलिका बनती है वो पराग नलिका नाल युग्मनी प्रक्रिया द्वारा यानी ट्यूब के द्वारा नर युग्मकों को मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका तक पहुंचाती है। इस प्रकार की निषेचन प्रक्रिया को साइफोनोगेमी कहते हैं। निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज के अंकुरण से भ्रूण का निर्माण होता है तथा अंत में बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि विकसित बीज प्रवृत्ति एवं संवहन उत्तक की उपस्थिति के कारण पुष्पधारी पादप इस पृथ्वी पर स्वयं को एक प्रभावी वनस्पति के तौर पर स्थापित करने में सक्षम हुए। और दूसरा है वो है स्थलीय पौधों में यांत्रिक उत्तकों का विकास एवं द्वितीयक वृद्धि का पाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिलक्षण था, जिसके फलस्वरूप इन पौधों में वृक्ष प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पादपों के अंतर्गत नंबर 1 बीज प्रवृत्ति का विकास, नंबर 2 संवहन उत्तकों की उपस्थिति तथा नंबर 3 यांत्रिक उत्तकों का विकास। ये जो लक्षण थे इन लक्षणों के कारण ही बीजीय पादप आवर्त बीजी और नॉर्थ बीजी अपने आप को वृक्ष श्रेणी के पादपों में विकसित करने में सक्षम हुए। थैंक्स।